जाएगा तो वो स्लीपी हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा, उसको दिन रात का पता नहीं चलेगा, या फिर मतलब वो अगर समझो दोपहर में उठा है तो उसको ऐसे लगेगा कि शाम हो रही है। एमनेसिया ऑफ रिसेंट इवेंट, मतलब उसने खाना खाया है लेकिन वो भूल गया है, या फिर एक आध घंटे पहले उसने दवा ली थी लेकिन वो भूल गया है। सो दिस इज प्रोग्रेसिव इंसेफेलोपैथी, हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने कहा था इन पेशेंट में आपको एस्टेरिक्सिस मतलब हिपेटिक ट्रेमर्स या हिपेटिक फ्लैग्स जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सो इनमें इन्वेस्टिगेशंस क्या किए जाते हैं, तो ब्लड अमोनिया लेवल क्वाइट वेल हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं हिपेटिक कोमा या फिर उसकी सिवेरिटी से। तो इसमें सीरम अमोनिया चेक किया जाता है, और सीरम अमोनिया की जो लेवल होती है नॉर्मल लेवल अराउंड 40 तक होती है, उससे ज़्यादा अगर बढ़ने लगता है सीरम अमोनिया तो हम उसको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी है ऐसे कह सकते हैं। और ऐसे अलग अलग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इनको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो इन पेशेंट में और क्या रहेगा, तो PTINR कैन बी डिस्टर्ब, PTINR प्रोथ्रोम्बिक टाइम और INR ये इन पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लॉन्ग स्टैंडिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट कम होना, ये इन पेशेंट में दिखता है। और LFT में एबनॉर्मलिटीज दिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन किस ग्रेड में पेशेंट है। तो एक्यूट लीवर फेलियर में भी आपको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी कभी कभी देखने के लिए मिलती है, और क्रोनिक लीवर फेलियर में भी देखने के लिए मिल सकती है। ओके, तो देखिए मैनेजमेंट मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या बताता है कि वो बताता है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, मतलब पेशेंट को वराइशल ब्लीडिंग हुआ है क्या, तो उस ब्लीडिंग को पहले अरेस्ट करो, या फिर पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या विच हैज लीड टू दिस कंडीशन, सो दैट टेक केयर ऑफ दैट इन्फेक्शन। SPP हुआ है क्या, तो एंटीबायोटिक्स देख के वो पेरिटोनाइटिस को कम करो। और जो जिसको कहेंगे कि व्याधि प्रतिरक्षक चिकित्सा उनके पास क्या है, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, इनिशिएट द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, गट क्लेंजिंग एनिमा एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और गैस्ट्रिक लवाज, मतलब इस पेशेंट में आप एनिमा देने के लिए बताया गया है नंबर 1। और एक चीज बताइए कि इन पेशेंट को लो प्रोटीन या जीरो प्रोटीन्स देने हैं। लीवर डिसीजेस में हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रोटीन देना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए, लेकिन जब हिपेटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही आगे जाके अमोनिया बनेगा। तो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हो पेशेंट को और ज़्यादा अमोनिया बनेगा, प्रोटीन की वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ते रहेगा और पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो कम नहीं होंगे। और देखिए एडमिनिस्टर 30 ml ऑफ लैक्टुलोज वाया नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब एवरी 2 आवर्स टिल लूज बाउल मूवमेंट्स आर पास्ट, मतलब जब तक पेशेंट को द्रवमल प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक उसको लैक्टुलोज देते रहिए। लैक्टुलोज एक तरह का अगर हम लोग देखेंगे तो लैक्सेटिव है, तो मतलब विरेचन करवाना चाहिए या फिर कोष्ठ शुद्धि करवानी चाहिए, ये हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और हमारे यहाँ पे दूसरा क्या बताते हैं, वही बताते हैं, कामला हो गया विरेचन करवाना है, उदर हो गया विरेचन करवाना है। फॉर दैट मैटर रक्त व स्रोतस दृष्टि के अगर हम लोग देखेंगे, विरेचनम स्नेहपानम च विरेचन बताया गया है, विरेकम उपवासश्च ऐसे बताया गया है, कुर्यात् शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरिक्रिया विरेकम उपवासश्च श्रावणम शोणितस्य च। तो विरेचन रक्त व स्रोत दृष्टि में भी बताया गया है, यकृत रक्त व स्रोत दृष्टि का मूल रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है। विरेचन कामला में भी बताया गया है, विरेचन उदर में भी बताया गया है। इसके लिए हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में भी हमें विरेचन देना चाहिए। ओके, हम आगे जाएंगे। तो जो एक स्लाइड हमने पहले देखी थी कि व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस, तो रक्त पित्त चिकित्सा हमें जब पोर्टल हाइपरटेंशन या फिर वराइशल ब्लीडिंग दिखेगा तब हमें रक्त पित्त चिकित्सा करनी होगी। इसके लिए हमें स्रोतोशोधन, मृदु विरेचन, रक्त स्तंभन, रक्त प्रसादन, हमने ये चिकित्सा तत्व पहले देखे थे। असाइटिस के लिए हमें उदर की चिकित्सा विशेषता करनी पड़ेगी, इसके लिए तीक्ष्ण रेचन, क्षीरवृत्ति, स्रोतोशोधन, अग्निदीपन करना पड़ेगा। और हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए क्या करना है उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 5 केसेस। ओके, सो आवर फर्स्ट केस इज ऑफ हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के 2 केसेस हम लोग देखेंगे, और मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस दिखाने वाला हूँ कि जिनमें मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, एंड एट द सेम टाइम्स ऐसे भी केसेस दिखाने वाला हूँ जिनमें मुझे फेलियर आया।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑलवेज डिस्कस आवर सक्सेस इन आवर कम्युनिटी, बट वी हार्डली डिस्कस आवर फेलियर। जब तक हम लोग फेलियर की बात नहीं करेंगे तब तक कहाँ गलतियाँ हुई है हमारी उसको हम लोग सुधार नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए फेलियर के बारे में भी चर्चा करेंगे। देयर आर सो मेनी पेशेंट्स कि जिनमें फेलियर हमें मिलता है, रादर फेलियर ही ज़्यादा मिलता है। इसके बारे में अगर राहुल द्रविड़ का एक फेमस एक इंटरव्यू है या फिर शायद कोई उसका एक पॉडकास्ट है, तो उसने उन्होंने राहुल द्रविड़ ने बताया कि उन्होंने लगभग 650-700 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया के लिए बैटिंग की है, और उन्होंने कहा कि उनमें से लगभग 100-125 बार ही वो 50 क्रॉस कर पाए। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा फेलियर बहुत बड़ा है जितना मुझसे सक्सेस है। मतलब 700 बार में 100-125 बार ही 50 के ऊपर स्कोर किया है। मतलब 50 से नीचे स्कोर कितनी बार किया है? ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम। फिर भी वी कंसिडर हिम एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। तो ये फेलियर आने के बारे में मतलब हमें फेलियर को कम नहीं आंकना चाहिए। फेलियर का इम्पोर्टेंस है और हर व्यक्ति के ज़िंदगी में। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो रॉजर फेडरर का भी एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका स्पीच है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उनका फेलियर लगभग 65% है, 35% सक्सेस है, एंड दैट पर्सन वाज नंबर 1 फॉर मेनी ईयर्स। तो जिस परसेंट जो आदमी दुनिया में नंबर 1 था उसका फेलियर भी 65% था। तो हम लोग अगर फेल होते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। ओके, तो ये एक पेशेंट आया था 2013 की बात है, 59 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हमारे पास आया था। तो ये पेशेंट हमारे पास आने से पहले 15 दिन से इसको बार बार मूर्छित होता था और प्रलाप करता था, इर्रिलेवेंट टॉकिंग, और बार बार मूर्छित होता था, ऐसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसे पेशेंट को था। इस पेशेंट को आमाशय प्रदेश में एपिगैस्ट्रिक रीजन में शूल था, थोड़ा सा उत्कंठदाह था, वहाँ पे पेशेंट को स्पर्शासहत्व था, यदा कदा छर्दी, अग्निमांद्य, अल्प पीताभ नख और आरक्त नेत्र, ऐसे प्रेजेंटेशन इस पेशेंट का था। जब इस पेशेंट की हमने हिस्ट्री ली तो ये पेशेंट हमारे पास आने से पहले मेरे और एक दूसरे पेशेंट थे, इनके ये ससुर थे, और मेरे पास आने से पहले 10 दिन दिस पेशेंट वॉज एडमिटेड इन वन ऑफ द हॉस्पिटल इन अंधेरी। और वहाँ पे मतलब उनके ये जो चीज़ें थी, मतलब बीच बीच में उनका कॉन्शियसनेस कम हो रहा था, मतलब ही हैड प्रोग्रेसिव हिपेटिक इंसेफेलोपैथी, जो ध्यान में नहीं आती क्योंकि पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक था। तो घर वालों को लगता था कि अल्कोहल की वजह से ये चीज़ें हो रही थी, बट बेसिकली इट वॉज हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। और ये डेवलप होने के कारण पेशेंट का मतलब बहुत पेशेंट चिड़चिड़ा हो गया था, मतलब भोजन की जो थाली थी वो फेंक देता था कभी कभी, उसको दिन रात का ये नहीं होता था, मतलब दिन में पेशेंट सोता था, रात को जगता था, ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उनको लगता था कि ये शायद अल्कोहलिज्म की वजह से या फिर पेशेंट ऐसे ही मतलब ऐसे उनको लगता था, दे वर नॉट सस्पेक्टिंग ऑफ हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। लेकिन एक दिन पेशेंट को जब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, पेशेंट मूर्छित हो गया, देन ही वॉज एडमिटेड एट हॉस्पिटल एंड 10 days ही वॉज एट हॉस्पिटल। तो 10 दिन उनको जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हिपेटिक इंसेफेलोपैथी की थी वो की गई, और उन्होंने डिस्चार्ज लिया, और डिस्चार्ज लेके पेशेंट को वो घर लेके जा रहे थे टैक्सी में, और टैक्सी में और एक बार पेशेंट मूर्छित हो गया। तो पेशेंट मूर्छित हो जाने की वजह से वो और उस हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से जो कुछ करना था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी इनको आपको हायर सेंटर में मतलब कोकिलाबेन में वगैरह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, और इनका शायद आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, पहले पेशेंट को स्टेबिलाइज करना पड़ेगा। सो उसके लिए जो खर्चा था इट वॉज समवेयर अराउंड 30-35 lakhs, जो पेशेंट को अफोर्ड करने की उनकी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं, आपके पास लाऊं क्या? तो मैंने कहा कि लेके आइए। तो हमारे पास जब पेशेंट आया था, बाय दैट टाइम ही हैड बिकम सेमी कॉन्शियस। तो मद्यपान, इस पेशेंट की हिस्ट्री अगर देखें तो 30 साल से ये पेशेंट मद्यपान करता था। इसकी वजह से उसको 3 से 4 बार अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ऑलरेडी हो चुका था। ही वॉज हैविंग क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस फॉर 7 to 8 years, और पिछले लगभग 15 दिन से उसको बार बार मूर्छा के एपिसोड्स आना और प्रलाप करना, ये लक्षण। ओके, सो सामान्य परीक्षण करने के बाद जिनका पल्स रेट इट वॉज अराउंड 100 per minute था। मल प्रवृत्ति दिन में 2 बार होती थी क्योंकि उनको लैक्टोलोज वगैरह ये चीज़ें चालू थी। अल्प पीताभ मूत्र था, अल्प साम जिह्वा थी, वात कफज प्रकृति, आरक्त नेत्र थे,
आमाशय प्रदेश में पेशेंट को स्पर्शासत्व था और राइट हाइपोकार्डियम जो था वहाँ पे यकृत के प्रदेश में उसको अल्प वेदना थी। इस पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन तब किए गए थे, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा नहीं था, बिलिरुबिन वॉज 2.8, SGPT वॉज 122, SGOT वॉज 157, अल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी बड़ा था 422। और इस पेशेंट का जो मैंने कहा था कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में इंपॉर्टेंट होता है सीरम अमोनिया, तो नॉर्मल लेवल होती है 40 तक, इस पेशेंट का सीरम अमोनिया था 140। इस पेशेंट का MRCP किया गया था, MRCP का रिपोर्ट था एक्यूट विद क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में बी ऑफ इन्फ्लेमेटरी कॉज, और उसका जो कॉज हो सकता है क्वेरी कोलेंजियोकार्सिनोमा, मतलब बाइल डक्ट जो होते हैं उसमें कार्सिनोमा हो सकता है, ऐसे एक आशंका थी। CT स्कैन किया गया था, उसमें क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, फैटी लिवर चेंजेस विद सिरोसिस, स्प्लीनोमेगेली एंड एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी, ये CT स्कैन के फाइंडिंग्स थे। इस पेशेंट का एलोपैथिक निदान हो चुका था हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। आयुर्वेदिक निदान क्या करेंगे? इसको हम लोग अपस्मार कहेंगे, प्रलाप था इसलिए इसको हम लोग उद्माद कहेंगे, इसको हम मूर्छा कहेंगे, या फिर इसको हम लोग कामला क्या कहेंगे? तो निदान तक कैसे जाएंगे? तो देखिए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि व्याधि की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो यकृत से हुई है। तो पहले हम लोग दोषों के बारे में विचार करेंगे। तो यकृत कोष्ठांग का जब वर्णन किया है, स्थानाम्नम अग्निपक्वानाम मूत्रस्य च रुधिरस्य च, ऐसे बताया गया है सुश्रुत का रेफरेंस से, तो उसमें रक्ताशय भी बताया गया है, एंड रक्ताशय इज नथिंग बट यकृत एंड प्लीहा। सो यकृत और प्लीहा ये रक्ताशय है। उसी तरह से यकृत जो है रंजक पित्त का स्थान है और रक्त व स्रोतस का मूल है, ये भी हमें पता है। और पित्त और रक्त में आश्रय आश्रयी भाव है, ये हमें पता है। यदेकस्य तदन्यस्य वर्धन क्षपण औषधम, ये हमने सोचा है। तो पित्त बढ़ेगा तो रक्त भी बढ़ेगा, पित्त दृष्टि बढ़ेगी, पित्त में उष्णतीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तो रक्त में भी उष्णतीक्ष्ण गुण बढ़ेगा, ये सब हमने देखा। तो पित्त और रक्त में साहचर्य है, ये हमने देखा है। जब हम लोग पांडु कामला अध्याय देखते हैं तो पांडु की संप्राप्ति देखते हैं ना, तो उसमें देखिए एक शब्द आता है दोषाः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, मतलब पांडु त्रिदोष जो व्याधि है फिर भी उसमें पित्त का प्राधान्य है। जैसे प्रमेह त्रिदोष जो व्याधि है फिर भी उसमें बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष मतलब कफ का प्राधान्य है, उसी तरह से पांडु में पित्त का प्राधान्य है। नंबर 1, पांडु का ही एक अवस्था भेद कामला बताई गई है। तो कामला के बारे में क्या बताया है कि पांडु रोगी यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवति, मतलब जिसको ऑलरेडी पित्त प्राधान्य से होने वाला पांडु नामक व्याधि है, ऐसे पेशेंट को अगर उसका पित्त समझो पहले 1+2+ था, वो बाद में और पित्त प्रधान हेतुओं का सेवन करके उसका पित्त अभी 3+4+ हो गया, मतलब पांडु का कामला में कन्वर्जन हो गया। इसलिए पांडु अगर पित्त प्रधान है तो कामला भी पित्त प्रधान है, लेकिन पांडु से कहीं ज़्यादा पित्त प्रधान कामला है, क्योंकि इसमें पित्त का जो अमाउंट है वो और बढ़ गया है। ओके, और इसलिए पांडु में जो है धातुओं का स्वेदन होता है और धातु शिथिल हो जाते हैं, ऐसे बताया है पांडुओं में। लेकिन कामला में धातु जो होते हैं उनका दहन होता है, इसलिए कामला चिकित्सा की संप्राप्ति में क्या आया, दोषाः पित्त प्रधान पांडुरोगी उत्तर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अश्रुप मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, मतलब यहाँ पे सिर्फ शिथिलता पांडु में उत्पन्न हो रही थी पित्त प्राधान्य की वजह से, यहाँ पे एक्चुअली दहन हो रहा है रक्त और मांस का कामला में, ऐसे हमें दिखता है। ओके, सो पित्त प्राधान्य कहीं ज़्यादा है कामला में, ऐसे दिखता है। जब हम लोग कामला का साध्यत्व में देखते हैं, चरक चिकित्सा स्थान 16वां अध्याय 37-38 श्लोक, आप चाहिए तो घर पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने स्लाइड्स नहीं, इसलिए मैं बताता हूँ। तो असाध्य कामला कैसी होती है उसका जब वर्णन चरक जी कहते हैं, तो वो बहुत गौर से सुनिए, और जो थोड़ी देर पहले हमने हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के लक्षण देखे थे उनको याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए असाध्य कामला कैसी होती है, चरक जी कहते हैं सरक्त अक्षी मुख छर्दी विणमूत्रो, मतलब जब नेत्रगत रक्तपित्त होगा, मुख से रक्तस्राव होगा, छर्दी से रक्तस्राव होगा, गुद मार्ग से या मूत्र मार्ग से रक्तस्राव होगा। मतलब क्या हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पे तैयार होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर में तैयार होते हैं,
जब लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना पूर्णतः बंद कर देता है, जब पेशेंट का PTINR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, तब इन सब जगह से रक्तस्राव होता है, वैसी कामला असाध्य होती है, चरक जी बताते हैं। नेक्स्ट इज सरक्त अक्षित छर्दी मित्रों यश्च ताम्यति, मतलब जिसके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। अंधेरा आने के बाद क्या होता है, तमो प्रवेश होने के बाद क्या होता है, पेशेंट मूर्छित हो जाता है, ऐसा पेशेंट असाध्य होता है। हमने देखा था हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी में, देखा दाह अरुचि तृषा अनाह तंद्रा मोह समन्विता। तंद्रा मतलब क्या, लिथार्जी, पेशेंट सोया सोया रहता है। मोह मतलब क्या, असम्यक ज्ञान होता है, उसको याद नहीं रहता है, दिन को रात कहता है। हमने देखा था डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम। तो जो लक्षण हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में देखते हैं, जो लक्षण हिपेटिक कोमा में दिखते हैं, वही लक्षण असाध्य कामला के लक्षण कह के चरक ने बताया। रादर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी का दुनिया में सबसे पहला वर्णन चरक संहिता में आया। सो नष्टाग्नि संज्ञा क्षिप्रम कामनावान विपद्यते, और ऐसे पेशेंट को जब ऐसे लक्षण दिखते हैं और उसका अग्नि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और अग्नि नष्ट हो जाएगा मतलब सिर्फ भूख कम होगी ऐसे नहीं, उसका थर्मल डिसरेगुलेशन हो जाएगा, बॉडी भी धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिया है पेशेंट को, और ऐसे पेशेंट क्षिप्रम कामनावान विपद्यते, मतलब हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के जो पेशेंट होते हैं उनमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है। 30 to 35% पेशेंट में ही सक्सेस मिलता है अगर एडवांस केसेस है, कोई भी ट्रीटमेंट आप करें। तो जो चीज़ तभी 5000 साल पहले बताई थी असाध्य है, वो आज भी कृष्ण साध्य या असाध्य ही है, ये हमें पता चले। ओके, मूर्छा के बारे में अगर हम लोग विचार करेंगे तो इस पेशेंट को क्या हो रहा था, बार बार मूर्छित हो रहा था। तो मूर्छा का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान में कहीं आया है क्या? वेरी गुड, विधिशोणित अध्याय में मद मूर्छा संन्यास का वर्णन आया है। तो रक्त दृष्टि की वजह से, रक्त दृष्टि और मूर्छा मद संन्यास इनका कुछ संबंध है, ये हमें ध्यान में आता है। सो रक्त दृष्टि इज इम्पोर्टेंट। सो हमें एक दोष पता चल गया, पित्त दृष्टि इज इम्पोर्टेंट। नाउ हमें ऐसे ध्यान में आ रहा है कि यस, इवन रक्त दृष्टि इज इम्पोर्टेंट। सुश्रुत जी शारीरिक स्थान में कहते हैं कि मूर्छा पित्त तमाप्राय, मूर्छा पित्त तमाप्राय, रज पित्त अनिलान भ्रमा, ये श्लोक शायद आपको पता होगा। सो पित्त दृष्टि के कारण मूर्छा होती है। मज्जा प्रदोषज विकार हम लोग देखेंगे तो रुक परमाणाम भ्रम मूर्छा दर्शनम तमसस्तता, तो मज्जा दृष्टि के कारण भी भ्रम, मूर्छा, तम दर्शन ये चीज़ें होती है। तो रक्त दृष्टि के कारण जैसे होता है वैसे मज्जा दृष्टि को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा और एक दल्लन की टीका में जो सुश्रुत कल्पस्थान दल्लन की टीका में जो रेफरेंस आता है, ये एवं पित्त धरा कला स एवं मज्जा धरा, ऐसी भी। तो हमें अभी हम क्या कहेंगे, हिपेटिक इंसेफेलोपैथी के इस पेशेंट को हम लोग कह सकते हैं, तो इसका व्याधि विनिश्चय हम लोग करेंगे कामला, और कामला के उपद्रव स्वरूप निर्माण हुई मूर्छा। सो कामला और उपद्रव स्वरूप मूर्छा, अगर ये केस अगर आपको पढ़नी है तो ये केस ऑलरेडी पब्लिश है। आयुर्वेद व्यासपीठ का जो यशस्वी चिकित्सा नामक पुस्तक है, उसमें 100 अलग अलग केस स्टडीज दिए हुए हैं। उसमें हिपेटिक इंसेफेलोपैथी की ये केस आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, और अपेंडिसाइटिस के मेरी और एक केस है, ऐसे 2 केसेस आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। और बहुत अच्छा पुस्तक है व्यासपीठ का ही, और उसमें आपको बहुत अलग अलग मतलब मायस्थेनिया ग्रेविस से लेकर अलग अलग पेशेंट्स केसेस आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, सो तो अभी हमने दोष दृष्टि निश्चित कर ली, हमने डायग्नोसिस कर लिया। अब चिकित्सा का तत्व हमारा क्या होना चाहिए, तो पित्त दृष्टि से होता है तो पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी। रक्त और मज्जा की दृष्टि की है तो रक्त और मज्जा दृष्टि हर चिकित्सा करनी पड़ेगी। और उसके लिए कल्प हम लोग कहाँ से चुनेंगे, तो हमने प्रमुख व्याधि कामला लिया है, इसलिए कामला के कल्प हम लोग, कामला की चिकित्सा में हम लोग कल्प ढूंढ सकते हैं। और उसी तरह से मद मूर्छा संन्यास इनकी चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से भी हमें कुछ क्लिनिकल इंसाइट्स मिल सकते हैं। ओके, तो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। मूर्छा चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगेन सुश्रुत उत्तर तंत्र 46 चैप्टर में 24 नंबर का श्लोक है, उसमें बताया गया है कि मूर्छा में पहले आप तीक्ष्ण शोधन दीजिए, तीक्ष्ण नस्य दीजिए, उससे जब पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए उसके बाद देखिए बताया है फलत्रिकैश्चित्रक नागराड्य ही अश्मजतुना प्रयोग ही,
सशर्करैः मासम उपक्रमित, मतलब क्या बताया, त्रिफला, चित्रक, शुंठी, नागर मतलब शुंठी, और शिलाजतु, इनका शर्करा के साथ 1 माह तक प्रयोग करना चाहिए, और जीर्ण घृत है वो देना चाहिए। जीर्ण घृत तो मानस रोगों में बताया गया है, हम सभी को पता है, लेकिन वापस और एक बार मैं बताऊंगा, त्रिफला, चित्रक, शुंठी, शिलाजतु और शर्करा, इनका 1 माह तक प्रयोग कीजिए, ऐसे बताया गया। चरक में जब हम लोग देखते हैं तो चरक जी ने बताया कि तिक्त सर्पी या अष्टाविंशति औषधस्य सर्पी मतलब कल्याणक घृत, अष्टाविंशति औषध सर्पी मतलब कल्याणक घृत, तो कल्याणक घृत का प्रयोग करना चाहिए, तिक्त घृत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे बताया। जब दवाइयों के बारे में चरक जी कहते हैं, त्रिफला या प्रयोग हुआ सघृत क्षौद्र शर्करा, त्रिफला का प्रयोग बताया है, शिलाजतु का प्रयोग बताया है, पिप्पली का प्रयोग बताया है, चित्रक का प्रयोग बताया। तो जैसे जो औषधियाँ सुश्रुत जी ने बताई थी, लगभग वही औषधियाँ चरक जी भी बताते हैं। त्रिफला का बताते हैं, पिप्पली का बताते हैं, शिलाजतु का बताते हैं, चित्रक का प्रयोग बताते हैं। ओके, तो अब हम कल्प की निश्चिति कैसे करेंगे? तो हमारा कल्प ऐसे होना चाहिए जो पित्त शामक हो। वो कल्प, पित्त शामक तो बहुत कल्प मिलेंगे आपको, अम्ल पित्त अधिकार में कुछ कल्प मिलेंगे, कुछ रक्त पित्त अधिकार में कुछ कल्प मिलेंगे, वात रक्त के अधिकार में भी कुछ कल्प मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा कल्प चाहिए कि हमारा प्रमुख व्याधि हम लोग कामला कंसिडर कर ले, इसलिए जिस व्याधि का रोगाधिकार पांडु कामला हो, ऐसा कल्प हमें यूज करना पड़ेगा। जिस कल्प का रोगाधिकार पांडु कामला हो, ऐसा कल्प हमें यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ पित्त शामक द्रव्य होगा ऐसे हमें नहीं चलेगा, वो कल्प पांडु और कामला में भी उपयुक्त होना चाहिए, ऐसे पित्त शामक कल्प हमें चूज करना पड़ेगा। और साथ में उसमें जो दवाइयाँ हमने पहले देखी, त्रिफला, चित्रक, शिलाजीत, शुंठी, पिपली, शर्करा, ये अगर उस कल्प में ऑलरेडी है तो ऐसा कल्प हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और ऐसा कल्प है ताप्यादि लोह। ताप्यादि लोह का श्लोक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ताप्य अर्द्रिजतु, दैट इज शिलाजतु, हमने देखा था शिलाजतु। ओके, इसमें साथ में रौप्य भी है, रौप्य भी मज्जा का पोषण करने वाला है। सेकंड लाइन देखिए, चित्रक त्रिफला व्योश विड़ंगे पालिकई ही सही, मतलब उसमें हमने चित्रक देखा था, उसमें हमने त्रिफला देखा था, उसमें हमने शुंठी देखा थी और पिपली भी देखी थी। सो मरीच छोड़ के बाकी मरीच नहीं देखा था, लेकिन ताप्यादि लोह में मरीच है, शुंठ है और पिपली भी है, मतलब जो द्रव्य हमें चाहिए हमारे कल्प में वो ऑलरेडी ताप्यादि लोह में है। और शर्करा अष्टपलोन मिश्रा चूर्णिता मधुरामृता, उसमें क्या बताया था, 1 माह शर्करा के साथ दीजिए। ताप्यादि लोह में ऑलरेडी शर्करा है। अधिकार देखेंगे तो पांडुरोग अधिकार है, पांडुरोगम विषम कासम, यक्ष्माणम विषमम ज्वरम। एंड लाइन अगर हम लोग अंत का अगर लाइन देखेंगे, विशेषाधंति अपस्मारम कामलाम दूधजानी। अपस्मार में क्या होता है, अपस्मृति होती है, पेशेंट मूर्छित होता है। तो जब जब पांडु कामला में जब जब पेशेंट मूर्छित होगा तब ताप्यादि लोह का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ताप्यादि लोह कैन बी अवर ड्रग ऑफ चॉइस इन हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इसमें 2 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, शिलाजतु और स्वर्णमाक्षिक। ताप्य स्वर्णमाक्षिक है ना। तो शिलाजतु के और अगर माक्षिक के गुण हम लोग देखेंगे तो अगेन रेफरेंस बताता हूँ, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 13वां अध्याय 16वां श्लोक और उसके बाद के ही 17-18वां श्लोक। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 13वां अध्याय, वो अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बैक टू बैक शिलाजित और माक्षिक के गुण आए हैं। और मेह, कुष्ठ, अपस्मार, पांडुता, इन दोनों में शिलाजित भी काम करता है और माक्षिक भी काम करता है। तो हमारे ड्रग में माक्षिक भी है, स्वर्णमाक्षिक भी है और शिलाजित भी है। आगे जाएंगे हम। कुंभ कामला की चिकित्सा अगर हम लोग देखते हैं, सुश्रुत उत्तर तंत्र का रेफरेंस है, तो धातु नदीजम जतु शैलजम कुंभावय मूत्रयुक्तम पिबेत्वा ऐसे बताया है। कुंभ कामला में धातु नदीजम मतलब ताप्य मतलब स्वर्णमाक्षिक, जतु शैलजम मतलब शिलाजतु, मतलब कुंभ कामला में या फिर कामला की प्रवृत्त अवस्था में आप शिलाजतु या फिर स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सुश्रुत जी का रेफरेंस है। और हमने देखा था कि हिपेटिक इंसेफेलोपैथी क्यों डेवलप होती है, क्योंकि लीवर को बाईपास करके ब्लड चला जाता है और लीवर का जो इंटॉक्सिफिकेशन करने का जो कर्म है वो नहीं हो पाता है और टॉक्सिक मटेरियल लेके ब्रेन तक ये ब्लड जाता है और उसकी वजह से इंसेफेलोपैथी डेवलप होती है। स्वर्णमाक्षिक
उत्तम विषग्न द्रव्य है। स्वर्ण उत्तम विषग्न द्रव्य है, स्वर्ण के अभाव में स्वर्णमाक्षी का प्रयोग किया जाता है और स्वर्णमाक्षी उत्तम विषग्न द्रव्य है। और ताप्यादि लोह की फलश्रुति अगर देखेंगे तो पांडुरोगम विषम कासम, पांडुरोग के बाद विष का उल्लेख आया है। तो अब हमारे पास एक ऐसी दवा है जो पित्तशामक है, जो पांडु कामला अधिकार में बताई गई है, जिसमें त्रिफला, व्योश, चित्रक, शिलाजुक्त, माक्षिक ऐसे द्रव्य है और एट द सेम टाइम जो विषग्न है। सो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के लिए व्याधि प्रत्यनिक औषधि क्या हो गई? ताप्यादि। ओके, तो इस पेशेंट को फिर हमने क्या चिकित्सा दी? चिकित्सा आपके सामने है। मैं जनरली मिक्सचर्स की प्रैक्टिस करता हूँ, पाउडर मिक्सचर्स। तो ताप्यादि लोह 125 मिलीग्राम, आमल की चूर्ण 500 मिलीग्राम, अभिपत्तिकर चूर्ण 500 मिलीग्राम, ऐसी एक पुड़ी बनाई। एक एक पुड़ी दिन में 3 बार मधु के अनुपान के साथ लेने के लिए पेशेंट को बताया गया। साथ में गुड़ुची घनवटी 500 मिलीग्राम, 2 गोली दिन में 3 बार, फलत्रिकादि गुग्गुल 2 गोली दिन में 3 बार। और इस पेशेंट को हमने आरकवद फलमज्जा फांड दिया। हर रात लेने के लिए पेशेंट को रादर अल्टरनेट डे लेने के लिए पेशेंट को आरकवद फलमज्जा फांड दिया। तो आरकवद क्यों दिया? तो आरकवद स्त्रंसन करने वाला है और हमने देखा था हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में शोधन आवश्यक है, लेकिन स्त्रंसन क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्त्रंसन के बारे में बताया गया है कि श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम जो होता है वो स्त्रंसन बाहर निकालता है। तो कोष्ठ में जो मल है उसको अगर आपको इफेक्टिवली निकालना है, और ये मूर्छा का पेशेंट है, इसमें आप तीक्ष्ण विरेचन नहीं दे सकते, लेकिन आरकवद जैसा मृदु विरेचन दे सकते। तो ऐसे दवा देके इस पेशेंट को भेजा गया। 7 दिन का दवा दिया था। उनको मैंने बोला था कि उनके जो रिलेटिव थे वो कल्याण में रहते थे, तो मैंने उनको बोला कि आप डोंबिवली से कल्याण नज़दीक है, तो आप अंधेरी में मत रहिए, आप कल्याण में ही आपके रिलेटिव के पास 1 हफ्ते के लिए रुकिए। तो 1 हफ्ते बाद पेशेंट जब आया, उसको थोड़ा सा प्रलाप पेशेंट का अभी भी चालू था, लेकिन उस 7 दिन में पेशेंट को एक बार भी मूर्छा नहीं आई। वही चिकित्सा कंटिन्यू की। 15 दिन के पेशेंट घर गया। 15 दिन बाद जब पेशेंट 27 जुलाई को हमारे पास आया, तब पेशेंट का बिलिरुबिन वॉज 1.2, SGPT वॉज 43, SGOT वॉज 47, अल्कलाइन फॉस्फेट जो 400 के ऊपर था वो 195 हो गया, और सीरम अमोनिया जो 140 था वो नॉर्मल आ गया, 40 हो गया। पेशेंट को रुत्कंठदाह, उदरशूल ऐसे लक्षण थे, इसलिए कामदुधा रस ऐड किया सिर्फ, और बाकी की चिकित्सा एज इट इज रखी। और जब सितंबर महीना आया तो पेशेंट वॉज डूइंग क्वाइट वेल। उसके बाद उस पर इम्प्रूवमेंट होती ही चली गई। सितंबर महीना जब आया, जब ऐसे लगा कि शरद ऋतु की शुरुआत हो रही है, तो महातिक्त घृत का पान देते हुए पेशेंट को बाद में अभयादि मोदक देके तीक्ष्ण विरेचन करवाया, क्योंकि तब तक उसकी जो एक्यूट स्टेट थी वो निकल गई। और उसके बाद ये पेशेंट हमने देखा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइवल रेट हमने देखा था कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो होता है वो लगभग हमने देखा था कि 65 to 70% पेशेंट रहते हैं। और लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है वो भी हमें पता है। इस पेशेंट को लगभग 8 महीने हमने ट्रीटमेंट दी थी, और उसके बाद इस पेशेंट का देहांत 2022 में हुआ। मतलब उसके बाद 9 साल पेशेंट जिंदा रहा, और बीच बीच में पेशेंट अल्कोहल भी कंज्यूम करता था। उसके बाद और एक बार उसको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का एपिसोड आया था। विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ओनली वी कुड डील विद दिस पेशेंट। ओके, सक्सेस बता दिया। मेरी छाती 56 इंच की हो गई। अभी थोड़ा इसका मतलब शायद आपको लगेगा कि अभी आने दो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का पेशेंट, इसको ऐसे ठीक करता हूँ। ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट पेशेंट की तरफ जाएंगे। रुग्ण नंबर 2, पेशेंट वॉज ऑफ हिपैटिक कोमा। कोविड की बात है। 30 सितंबर 2020 में पेशेंट हमारे